World's largest youth cohort with 15 to 24 age bracket, largest youth cohort, पहली चीज ये। और जब लार्जेस्ट यूथ कोहर्ट का एनलार्जमेंट देख रहे हो, इसको हम जानबूझ के फिर से 2 मार्क कर रहे हैं। 68% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज इन 15 to 64 years। माइंडेड 15 to 64 को थोड़ा सा मैनिपुलेशन देना पड़ेगा। हमारे कंट्री में वर्किंग एज पॉपुलेशन कहां से शुरू होता है? 18 years। रिटायरमेंट एज कहां पर है? 60 years। मतलब आपने थोड़ा सा ईयर्स को मैनिपुलेट कर दिया, तो जो आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो 18 से 60 साल में हो गई। तो हम इसको 65% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन वर्किंग एज कोहर्ट बोलते हैं। गिव मी अ कॉन्फिडेंट गो अहेड। यूएनएफपीए को 68% बता रहा है। 15 से 64 साल, हम 18 से 60 साल लेते हैं। ये मैनिपुलेशन बहुत जरूरी है। तो पहली चीज ये याद रखो, 65% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज इन मिड एज, अभी समझा रहे हैं, और 7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज अबव 65। अब आप इसको 60 प्लस लेकर चल रहे हो, तो आप इसको मैनिपुलेट करोगे अप्रोक्सीमेट 10%। हैंड रेज कर देंगे अगर आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए। 65% को आपने वर्किंग एज में रखा, 10% को आपने ओल्ड एज में डाल दिया, 75% हो गया, तो 25% हो गया यंग एज कोहर्ट में। हैंड रेज करेंगे जल्दी से। एज सेक्स पिरामिड सबने सुना हुआ है ना। एज सेक्स पिरामिड की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। आई विल कम बैक टू दिस पेज अगेन, आई वांट टू गो टू माय टेबल। ध्यान से देखो और समझो, पॉपुलेशन स्टडी के साथ जितने मिथ एसोसिएटेड है वो आपके धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। आप जब तक स्टडी को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं लोगे, इट विल नेवर कम अप। It was in 1800 AD that the graphical device was being developed. It's a graphical device actually, where we used to plot male and female population. Male हमेशा लेफ्ट साइड पे प्लॉट होता है, फीमेल हमेशा राइट साइड पे प्लॉट होता है, और 3 एज ग्रुप है, यंग, मैच्योर एंड ओल्ड। इसको हम बोलते थे एज सेक्स पिरामिड। जब ये शुरुआत हुई थी तब वी हैड मैक्सिमम पॉपुलेशन इन यंग एज कोहर्ट, तो बेस ब्रॉड था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, तो ओल्ड एज तक आते आते पॉपुलेशन बहुत कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली आपके पास पिरामिडिकल शेप था। लेकिन विद द पासिंग टाइम, डिफरेंट कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट डेमोग्राफिक चेंजेस, जो पिरामिड टर्म है वो इररिलेवेंट होता चला गया। क्योंकि अगर आप अप्लाई करो, जो आपने अभी एक नॉलेज अटेन की है, इंडिया का 60% पॉपुलेशन, 65% पॉपुलेशन मिड एज में है। तो मिड एज तो हमारा ब्रॉडेस्ट हो गया। हैंड रेज करो। जब मिड एज, मिड कोहर्ट हमारा ब्रॉडेस्ट हो गया, यंग इज कंपैरेटिवली नैरोअर, सो हम लिख देते हैं इसको मॉडरेट, और ओल्ड इज नैरोएस्ट। ओल्ड नैरोएस्ट है, तो चलो पीक मेरा नैरोएस्ट है, हमने अप्रोक्सीमेट 10% पॉपुलेशन लिया है, यहां पर हम 25% पॉपुलेशन ले रहे हैं। तो इंडिया का एज सेक्स कोहर्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा। ध्यान से देख, समझ में आ रहा है? ये है इंडिया का एज सेक्स कोहर्ट। इसको आप पिरामिड बोल पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, कहीं से भी पिरामिड नहीं है। इसलिए टर्म का इस्तेमाल होता है कोहर्ट। व्हाट इज कोहर्ट? कोहर्ट इज grouping in terms of age and sex. I do understand that we have started giving recognition to third gender, but एक जनरल असेसमेंट के लिए हम मेल फीमेल पॉपुलेशन को ही अप्लाई करते हैं। जब मिड एज कोहर्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हो तो उसको क्या बोलते हैं? डिक्रीज्ड डिपेंडेंसी और डिपेंडेंट पॉपुलेशन, या इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, या इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक रेवोल्यूशन। हैंड रेज करना। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड या डेमोग्राफिक रेवोल्यूशन आज की डेट में ओपन है, और ये ओपन रहेगा कब तक, अभी आपको बता रहे हैं। तो मेरा पॉपुलेशन स्टडी कहां पर जाना शुरू हुआ? 3 चीजों में। सबसे पहले मिड एज कोहर्ट, इसको हम हाफ वे करके छोड़ देंगे, जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जिसको आप डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हो। दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो है गेरियाट्रिक्स, विच इज रिलेटेड टू ओल्ड एज पॉपुलेशन। और तीसरी चीज जो आपको पढ़नी है वो है चिल्ड्रन पॉपुलेशन, जिसको हम अगेन हाफ वे करके छोड़ेंगे।
क्योंकि वेलफेयर इंडिकेटर्स में हम चिल्ड्रन वेलफेयर एंड फैक्टर्स अबाउट एजुकेशन एंड एक्सेट्रा के बारे में बात करेंगे। इन दोनों को आप बोलते हो डिपेंडेंट पॉपुलेशन और इसको बोलते हो वर्किंग एज ग्रुप। समझ में आया है? तो एज में मेरे को 3 स्टडीज यहां से पिकअप करनी है, और जब हम इसी में एज सेक्स कोहर्ट की बात करते हैं तो हमें साथ में बात करनी पड़ेगी जेंडर एम्पावरमेंट। डोंट सी एनी कंपैरिजन देन इंडिया एंड चाइना। China started its demographic dividend in 1994. 2031 it is going to close down. माने चाइनीज डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो टाइम स्पैन है वो 37 इयर्स है। 2031 में जाकर चाइना का डेमोग्राफिक डिविडेंड क्लोज कर जाएगा। इंडिया को नोटिस करो, इंडिया मार्क द बिगिनिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड इन 2018, माने 2011 सेंसस के बाद हमारा भी 37 इयर्स का डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो 2055 पर जाकर खत्म होगा। आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? फॉर 37 इयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 टू 2055 इंडिया विल हैव मैक्सिमम ऑफ हर पॉपुलेशन इन वर्किंग एज कोहर्ट। हैंड रेस करो। जब आपके पास डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम होगा, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम होने का क्या मतलब होता है? मान लीजिए आई एम अ डेली एज वर्क अर्नर, आई एम अर्निंग ऑन डेली बेसिस, आई हैव गॉट एज्ड पेरेंट्स टू लुक आफ्टर, I have got young children to look after. Whatsoever I am earning is going to get spent because I don't have possibility of saving. But if I don't have dependent population, I can invest it on my skilling, I can save it for my future, and that is how I'll be making the growth momentum. So decreased dependency ratio is identified to be demographic dividend. Is that comfortable with us? Indian demographic dividend, Indian demographic window, Indian demographic revolution, like China, is of 37 years. चाइना का डेमोग्राफिक विंडो 2031 में बंद हो जाएगा, इंडिया का 2055 तक है। पहली बात तो ये समझ में आई। ये हम किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं? मिड एज कोहर्ट। मिड एज कोहर्ट को पहले इन्फोग्राफिक से क्या निकाला? 65%। 68 क्यों नहीं लिया? समझा दिया आपको। 15 से 64 नहीं लेते हैं हम, 18 से 60 लेते हैं। हमारे एज ग्रुप का जो वर्किंग फैक्टर है उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना जरूरी है। आर यू गिविंग मी गो अहेड? अब जो इन्फोग्राफिक शो कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा समय लेगा, ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन वहां से ज्यादा बनेंगे। इस पर दोबारा से आते हैं। इस इमेज को देखो, इस इमेज को हम जानबूझकर छुपा देते हैं आप में। यूएनएफपीए आपको दिखाई दे रहा है, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। अब इसको ना थोड़ी देर के लिए आराम से देखते रहो, इसको अभी कुछ कॉपी नहीं करना, बहुत ध्यान से देखते रहो। 2018 से हमने अपना 37 इयर्स पीरियड का डेमोग्राफिक विंडो स्टार्ट किया, ठीक है? 2018 से हमने अपना डेमोग्राफिक विंडोज स्टार्ट किया, ठीक हो गया? डेमोग्राफिक विंडो जब से आपने शुरू किया है, हाईलाइट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे क्लास, और जो कैटेगरीज आपको पिकअप करनी है ना उसको डिमार्केट कर लो। जहां से आपने डेमोग्राफिक विंडो शुरू किया है वहां केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स ने अपने डेमोग्राफिक विंडोज को बंद कर दिया है। सदर्न स्टेट्स आर डेमोग्राफिकली मोर एडवांस्ड देन हिंदी हार्टलैंड। हिंदी हार्टलैंड काम करेगा नहीं, ईएजी स्टेट्स चाहिए। यहां पर अभी नाम लिख रहे हैं, 2 मिनट के लिए रुकना और समझना। ईएजी स्टेट्स। अब पहले मुझे ये बताओ, केरला और तमिलनाडु का डेमोग्राफिक विंडो बंद हो गया 2018 में, इसका मतलब क्या है? केरला और तमिलनाडु आर दोज सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया which responded to Indian antinatalism the earliest. अब antinatalism टर्म आया, उसको पिकअप करो। Antinatalism is population policy which orients towards controlling birth, and India has been birth rate, crude birth rate, number of live births per 1,000 per year. Antinatalism is that population policy which orients towards controlling birth. India became the first developing country to develop explicit national population policy oriented towards controlling birth 1952 में। जब इंडिया एंटीनेटलिस्ट बना
उस समय कौन से स्टेट्स थे जिन्होंने स्विफ्टली रिस्पॉन्ड किया? सदर्न स्टेट्स। मल्टीपल रीजंस हैं उसके। सदर्न स्टेट्स आर मोर लिटरेट, southern states have got higher societal status of female, southern states because are more literate, economically more advanced, they have got lesser myths, more scientific orientation. So पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में रखनी है वो ये कि 2018 से जब से डेमोग्राफिक डिविडेंड शुरू हुआ है इंडिया का, केरला और तमिलनाडु का डेमोग्राफिक विंडोज बंद हो गया। हैंड रेस करके बताओगे और जल्दी से मुझे ये बता देना कि क्या ये बहुत स्पॉन्टेनियस हो जाता है कि जब आप 2055 तक, बहुत ध्यान से देखो, 2055 तक आप अपना डेमोग्राफिक विंडोज ओपन करके रख रहे हो, जिसमें बिहार का डेमोग्राफिक विंडो सबसे आगे तक खुला हुआ है, फुली ओपन है। तो डू आई साउंड लॉजिकल इफ आई से दैट इन कमिंग 10 years Bihar will be one of the youngest states of the country and Kerala, Tamil Nadu will be oldest states of the country. माने केरला तमिलनाडु में क्या शुरू हो गया? ओल्ड एज पॉपुलेशन, डिपेंडेंट पॉपुलेशन शुरू हुआ। गेटिंग इट? अब इस टेबल को याद कैसे रखें? इस टेबल को याद रखो डिवाइड करके। केरला तमिलनाडु तो याद हो गया, अब ईएजी स्टेट्स को याद रखते हैं। ईएजी स्टेट्स का मतलब है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप्स, जिसको अर्थवाइल प्लानिंग कमीशन बीमारू स्टेट्स बुलाता था। अब बीमारू स्टेट्स जो हैं वो 8 हैं। कौन कौन से हैं याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान से सोचना। हम इमेज को क्लोज नहीं कर रहे हैं, बट ऑल ऑफ यू कंसंट्रेट एंड अंडरस्टैंड, वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड। अगर हम बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दे, उससे पहले थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाकर बाइफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश और उससे पहले के 3 एग्जिस्टिंग स्टेट्स जिसको हमने बाइफर्केट किया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। ठीक है, जैसे इन 3 स्टेट्स को बाइफर्केट कर दोगे, 6 नाम आ गए आपके सामने, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हैंड रेस करो। 6 हुए, आसानी से नाम याद हो गए। और 2 और कौन से होंगे? ओडिशा एंड राजस्थान। तो ईएजी स्टेट्स कितने हैं? 8। कैसे नाम याद हो गए? 6 स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन ईयर 2000 which bifurcated 3 existing states developing 3 new, और 2 और ऐड कर दो, राजस्थान एंड ओडिशा। कंफर्टेबल? अब इस टेबल को ध्यान से देखो और इस टेबल को ध्यान से देखते हुए नोटिस कर लेना ये बाउंड्री लाइन। क्या आपने सारे ईएजी स्टेट्स का डेमोग्राफिक विंडो पूरी तरह से खोल रखा है 2055 तक? नहीं, 2 को हटाना है यहां से। कौन से 2 हटे? यहां मार्क कर दे रहे हैं, ओडिशा हटा और उत्तराखंड हटा। आर यू कंफर्टेबल क्लास? हो गया मैप ऑफ इंडिया। इससे आसान तरीके से मैप ऑफ इंडिया हो ही नहीं सकता। पहला पॉइंट है, इंडिया द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टुडे। दूसरा पॉइंटर, have 65% of her population in mid-age cohort. तीसरा पॉइंटर, this is called demographic dividend window revolution. When India marked up the beginning of this demographic revolution. चौथा पॉइंटर, 2018. What is the time it is projected to remain open? 2055. Like China, 37 years of demographic windows. Understood? Now applying it to map of India. Is it applicable to entire length and breadth of the country with the same goal? No. Southern states like Kerala, Tamil Nadu closed the demographic window when Indian demographic window started. India will continue to have its demographic window open till 2055 is actually applicable to 6 out of 8 EAG states. एक्सेप्शंस को निकाल के बाहर करो। कौन कौन से हैं जिनको आपने नहीं इंक्लूड किया? ओडिशा एंड उत्तराखंड। बात समझ में आई? बाकी 6 नाम तो आराम से याद हो गए, और जैसे ही बाकी 6 नाम याद हो गए तो 2 नाम याद हुए, तमिलनाडु, केरला। 6 नाम याद हुए ईएजी स्टेट। ओडिशा और छत्तीसगढ़ को, सॉरी, ओडिशा और उत्तराखंड को बाहर निकाल दिया। बाकी सारा इंडिया का डेमोग्राफिक विंडो 2018 से लेकर 2031 के बीच में बंद कर दो। इज दिस फिगर कंफर्टेबल ना? तो सोच कर देखो कहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया इज प्रोजेक्टेड। इंडिया इज ग्रोइंग विद स्टेबिलिटी। इंडिया का डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन आज भी 17% है।
तो इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ कहीं खत्म नहीं हो रहा। पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया का कहां पर ज्यादा होगा? 6 आउट ऑफ 8 EAG स्टेट्स। कौन से एक्सेप्शंस निकाल दिए? ओडिशा एंड उत्तराखंड। आई नीड अ वेरी कॉन्फिडेंट गो अहेड बाय ऑल ऑफ यू। इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। दिस इज हाउ यू टेक अप द अंडरस्टैंडिंग विद रीजनल डिवाइड। और अब इसके बाद कोई भी प्रोजेक्शन आता जाए, आज की डेट में आप कहते हो सबसे पॉपुलर स्टेट है उत्तर प्रदेश, सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट है महाराष्ट्र। अब आप उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की पोजीशन देखो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, कितनी मुश्किल होगी ये जज करने में कि आने वाले समय में बिहार विल सरपास महाराष्ट्र टू बिकम द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ द कंट्री। हो गया ना लॉजिक? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। और बिहार और केरला में पूरा एक जेनरेशनल गैप आएगा आने वाले 10 साल में, क्योंकि बिहार का जो मीन एज है वो 25 साल से कम होगा और केरला और तमिलनाडु का जो मीन एज है वो 40 साल होगा, क्योंकि केरला और तमिलनाडु में तो ओल्ड एज पॉपुलेशन डोमिनेंट हो गया। आई थिंक दिस इज डन। पॉपुलेशन के साथ बच्चों एक बहुत मिथ जुड़ा हुआ है कि मुझे रट्टा मारना है डेटा, बिल्कुल नहीं कर रहा। आप आंसर लिखने में भी डेटा लिखकर अपनी क्वालिटी ऑफ आंसर को नहीं बढ़ा सकते। आपको डेटा का एनालिसिस समझना चाहिए, और जैसे उसको समझ गए सारा काम आसान हो गया। अब सोचने वाली बात है कि डेमोग्राफिक विंडोज तो मेरा खुला हुआ है, और ये खुला हुआ है विद रीजनल वेरिएशन। सो ये जो रीजनल वेरिएशन है, उस रीजनल वेरिएशन को आप एक टर्म में कैसे डिमार्केट कर सकते हो? इट इज नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड। सिंपल लॉजिक। नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड एक जनरल असेसमेंट है। आप उस जनरल असेसमेंट को बिहार प्लस उत्तर प्रदेश वर्सेस केरला प्लस तमिलनाडु करके याद रख लो। बाकी सारे के सारे स्टेट्स को इन बिटवीन डाल दो, काम खत्म हो गया। ये समझ में आया? अब क्वेश्चन आता है, मुझे ये तो समझ में आ गया कि 2055 तक इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड या डेमोग्राफिक विंडो या डेमोग्राफिक रेवोल्यूशन खुला हुआ है, लेकिन उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे बनाएं? उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी तो बना पाओगे ना जब जॉब सीकर्स को आप गेनफुल जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। जब तक आप जॉब सीकर्स को गेनफुल जॉब प्रोवाइड नहीं करोगे, तब तक आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को मोबिलाइज नहीं कर पाओगे। वो डेमोग्राफिक कर्स बन सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट क्लास? इसीलिए वहां जाएंगे नहीं अभी, फिर भी सोच कर देखो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी टॉक्स अबाउट मेक इन इंडिया, क्योंकि मेक इन इंडिया क्या पर्सपेक्टिव लेकर चल रहा है? जॉब सीकर्स को जॉब क्रिएटर्स बनाओ। Don't look in for job in the conventional sector. Think about creating job for yourself. तभी तो startup India है। I want to get subsumed in already functioning sector. I want to be in job. I want to create my own enterprise, जिसमें हम 2 को एम्प्लॉयमेंट दे, 10 को दे, 100 को दे। तो आपने एक गेनफुल जॉब क्रिएशन किया, इसीलिए तो अटल इनोवेशन मिशन, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। हैंड रेस करिए, बहुत आराम से पॉलिसी इनिशिएटिव समझ, बिकॉज गेनफुल जॉब क्रिएशन के लिए यू हैव टू 65% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को आपने गेनफुल जॉब देना है। तो कन्वेंशनल जॉब मार्केट है कहां पर इतनी? दैट इज द रीजन नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी टॉक्स अबाउट मेक इन इंडिया। अटल इनोवेशन मिशन, इनोवेट, स्टार्ट अप, क्रिएट जॉब फॉर योर सेल्फ एंड मेनी मोर। दिस इज द जिस्ट ऑफ मेक इन इंडिया। नोटिस करेंगे इसको, ठीक है? नोटिस कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। ये वाला ब्लॉक को देखिए, 7.5% से जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे 2061 तक 25.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन विल बी 60+ ईयर्स। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है? आज कितना है? राउंड ऑफ कर दिया ना हमने। आज हमारा पॉपुलेशन शेयर कितना जा रहा है? रफली 10%। तो इसका मतलब आने वाले टाइम में ओल्ड एज पॉपुलेशन विच इज ऑल्सो डिपेंडेंट पॉपुलेशन is going to increase, and it is not considered to be a significant challenge for today. Old age is a dependent population. India is required to be prepared towards geriatrics. हमारी life expectancy बढ़ रही है at birth, and when I take up the life expectancy increasing, automatically old age people will increase. But this as a dependent population
will mark up its increase beyond 2031. समझ में आ रहा है? इसका मतलब इंडिया में अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड का टाइम, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर देख लो, यंग एज कोहर्ट का शेयर जो है वो घटकर 15 हो जाएगा, मतलब शेयर रिवर्सल हो जाएगा। आज जो आप लगभग 10% ओल्ड एज बोल रहे हो वो यंग एज हो जाएगा बाय 2061। हैव यू अंडरस्टूड इट क्लास? इंडिया 2055 तक अपने आप को डेमोग्राफिक डिविडेंड पर रखेगा, और नीति आयोग कहता है वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ ग्रोथ इज डिक्रीज इन डिपेंडेंसी रेशियो। So India has attained decrease in dependency ratio. आज की डेट में हमारी डेमोग्राफिक प्लानिंग एसेंशियली क्या है? आज की डेट में हमारी डेमोग्राफिक प्लानिंग एसेंशियली है जॉब क्रिएशन। सेकंड क्या है? चिल्ड्रन वेलफेयर, उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। थर्ड क्या है? गेरियाट्रिक्स, ओल्ड एज प्लानिंग। टुमारो व्हाट विल हैपन? जॉब क्रिएशन, गेरियाट्रिक्स, चाइल्ड वेलफेयर। हैव यू अंडरस्टूड इट क्लास? ये हुआ एज कॉम्पोजिशन। हैंड रेज करना पड़ेगा। सो इंडिया इज सिटिंग ऑन डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड however varies from one location to the other in the country. ये हुआ मेरा पहला स्टेप ऑफ स्टडी, एज कॉम्पोजिशन। यहां पर मेरे पास कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम एज पॉपुलेशन नहीं है, मेक इन इंडिया इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ेगा। इज डिपिक्टेड विद सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो इज रेशियो ऑफ मेल फीमेल पॉपुलेशन। दोनों तरीके से हो सकता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल। बट बिकॉज ग्लोबली फीमेल्स आर लेसर इन नंबर देन मेल, हमने सेक्स रेशियो को आइडियली कर दिया है नंबर ऑफ फीमेल्स। सो द ग्लोबल सेक्स रेशियो है वो 984 पर 1000 है, और इंडियन सेक्स रेशियो जो है वो 940 पर 1000। यूएनएफपीए कहता है एनी सेक्स रेशियो दैट इज लेस देन 990 इज रिग्रेसिव। सो आप बहुत आराम से नोटिस कर सकते हो कि इंडिया का सेक्स रेशियो और वर्ल्ड का सेक्स रेशियो भी रिग्रेसिव ही है, और दिस रिग्रेसिव सेक्स रेशियो बिकम्स मोर चैलेंजिंग जब हम इंडियन चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें, क्योंकि हमारे पास डेटा टेबल 2011 का ही है, और आप डेमोग्राफिक डेटा टेबल को सेंसस के बियॉन्ड नॉर्मली कंसिडर नहीं करते हो, तो इसलिए ये डेटा टेबल पुराना होने पर भी रेलेवेंट है। चाइल्ड सेक्स रेशियो की हालत देखो, चाइल्ड सेक्स रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स एज लेस देन 6 years पर 1000 बॉयज ऑफ द सेम एज ग्रुप, जो बहुत क्लियरली बताता है कि इंडिया में देयर हैज बीन द प्रेवलेंस ऑफ द प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन दैट हैज बीन लीगली प्रोहिबिटेड। सो सेक्स कॉम्पोजिशन इंडिया का एक रिग्रेसिव सेक्स रेशियो से जेंडर इनइक्वालिटी को शो करता है, बट जेंडर इनइक्वालिटी को शो करने के लिए सिर्फ ये फैक्टर बहुत वीक है। There are many more elements that are being identified with the poor sex ratio and the beyond factors, and that is what we are trying to tame in a national women empowerment mission. So जब आप national women empowerment mission की बात करते हो और उसके सारे provisions की बात करते हो, it gives you the understanding of the challenges that are correlated with India. So इसको frame कैसे करें? National 2017, what are the important programs that are correlated with it? कुछ इन्फोग्राफिक्स भी साथ में दिखाएंगे, बट जो प्रोग्राम्स है उनको आप जस्टिफाई करते चले जाइए। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, नेशनल वुमेन एम्पावरमेंट मिशन का कंस्टिट्यूएंट है। मातृ वंदना योजना ICDS और जननी शिशु सुरक्षा ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन के साथ काम कर रहा है। क्यों हमें 3 की जरूरत है, अभी शो कर रहे हैं। मातृ वंदना योजना, दूसरे को बोलते हैं सबला, which stands for adolescent girls empowerment program, which incorporate 2 constituents, nutrient and non-nutrient। जो न्यूट्रिएंट है वो 50:50 शेयरिंग में जाता है, और जो नॉन न्यूट्रिएंट है वो 100% सेंटर स्पॉन्सर्ड है। And when I talk about nutrient, we are taking a defined age group. Take home ration है, take home ration and hot cooked meal। इसको आप आराम से ऐड कर सकते हो with your
फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स के साथ भी, वो हम इवेंचुअली कंसोलिडेट करवा देंगे आपको। ये इसमें एज ग्रुप का डिमार्केशन है, ये आपको रहना चाहिए याद, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन जाता है। सो इट इज आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स एंड ऑल गर्ल्स। अब इसमें एज ग्रुप को लिख देते हैं। आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स है 11 से 15 इयर्स और ऑल गर्ल्स है 15 से 18 इयर्स, बिकॉज 18 इयर्स इज द लीगल एज ऑफ मैरिज। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सबला, 2 प्रोग्राम्स हुए, अभी इनके बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 3 जो आप इसके साथ लेते हो, इसको कोरिलेट करते हैं आप। स्टेप के बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स मोबिलाइज हुए हैं कंट्री में। महिला ई हाथ, महिला शक्ति केंद्र, apart from of course step that has been there, and जो चौथा आपका कंस्टिट्यूएंट है यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसके बाद हम आपको समझा रहे हैं। इट गोज विद प्रोटेक्शन, एंड प्रोटेक्शन के भी बहुत सारे क्लॉजेस अप्लाइड हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है स्वधार गृह, उसके अलावा वी नो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड एक्सेट्रा। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है जो क्वेश्चन फ्रेम में पूछा जा सकता है, न्यू सखी है, सखी विच गोज अप विद शी बॉक्स ऑल्सो। इनके प्रोविजंस के बारे में लिख रहे हैं, आप हमारे साथ लिख लो जल्दी जल्दी से, फिर हम आपको समझा रहे हैं। महिला ई हार्ट जो है वो SBI और IRCTC में डायरेक्ट सेलिंग के फैक्टर पर है। महिला शक्ति केंद्र विलेज के लिए है सर, एंड इट इज बेसिकली कन्वर्जेंट सपोर्ट सिस्टम, स्किल, इलेक्ट्रेसी, सारी चीजों के लिए, विलेजेस के लिए। महिला ई हार्ट इज फॉर डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग जिसको आप ऑनलाइन सेलिंग बोलते हैं। SBI इसमें फंड प्रोवाइड कर रहा है, IRCTC लॉजिस्टिक एक्सेट्रा। और जो स्टेप आप बेसिकली कोरिलेट कर रहे हो, ये एक्चुअली है सपोर्ट टू ट्रेनिंग, और इसको आपने सारे MSMEs प्रोविजन के साथ एसोसिएट किया है। MSMEs हम स्टडी करेंगे व्हेन विल गेट ऑन टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सखी इज आइडेंटिफाइड टू बी वन स्टॉप सेंटर, और ये वन स्टॉप सेंटर काफी स्ट्रांगली मोबिलाइज किया गया है ऑन डिमांड when females in any of the requirement can seek medical, police, legal और even counseling, किसी भी तरह के सपोर्ट के लिए ये सखी सेंटर है। और स्वधार गृह is basically temporary asylum for women in difficult circumstances, कोई भी हो सकते हैं। नेचुरल हजार्ड हिट किया, फीमेल्स बिकम मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन, सारी एज ग्रुप की लेडीज, rescued sex workers, rescued bonded laborers, all of them are being applied with this. So if it is all written, you will give me go ahead। मातृ वंदना योजना के साथ शुरू करेंगे, एक इन्फोग्राफिक शो करके बताएंगे। And I am now repeating the things, आप इसको बहुत ध्यान से समझें। और एक बार नीति आयोग का डैशबोर्ड या मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर आप ओपन करें और उसके डैशबोर्ड के सारे प्रोग्राम्स की एक बार रीडिंग ले लो, या आपके पास कोई भी आपने सिनॉप्सिस क्रिएट करा हुआ उसकी रीडिंग ले लो। अब आपको इस प्रोग्राम के जस्टिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी। अब समझो पहले, when I talk about women empowerment, why India needs women empowerment? Because India is an excellent example of patriarchal society. We are having that societal setup where we have been conventionally, we have been groomed that way, that we want to provide हाईएस्ट अथॉरिटी टू मेल पॉपुलेशन। इक्वालिटी की हम बात नहीं कर पाते, एंड दिस इज द फैक्ट, बिकॉज इंडिया इज नॉट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इफ 50% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी लेफ्ट बिहाइंड, ऑटोमेटिकली इट विल नॉट बी डेवलपमेंट। नेशनल विमेन एम्पावरमेंट मिशन इज अटेम्प्टिंग टू करेक्ट द प्रॉब्लम्स और द अनोमलीज। तो जो सबसे पहली चीज आपने लिखी है सबला, Sabla basically is correlated with Matru Vandana Yojana to some extent, because among, if I take up GII, Gender Inequality Index, HDI का table है, it gives me the understanding that India has got one of the high adolescent fertility rate. आप एक मिनट इसको देखो जरा। Maternal mortality India ने काफी कंट्रोल किया है। What is maternal mortality ratio? Maternal mortality ratio is maternal deaths per lakh live birth per year, maternal deaths per lakh live births per year। अब आप जरा वर्ल्ड के डोमेन में इंडिया का देखोगे तो आप कहोगे भाई सफिशिएंट इंप्रूवमेंट हुआ है 2020 से 2023 के बीच में। हैंड रेस करो, 97 पर है, ग्लोबल लेवल 223 है। बट 97 को अगर आप कंपेयर करो कंपेरेबल इकोनॉमी लाइक चाइना, इज इट नॉट स्टिल वेरी हाई? And why it is so that the maternal death is so high in the country?
because we are having young mothers, as young girls as 19 years of the age, subjected to the successive birth. So सबला की requirement इसलिए है because I want to empower adolescent girls so that we can, because maternal mortality ratio का prime reason है anemic mother, young mother. Maternal mortality ratio in India proves younger the mother, higher is the mortality rate. आपको बात समझ में आ रहा है? और अगर मदर एनेमिक हुई तो ऑटोमेटिकली फिर चिल्ड्रन का प्रॉब्लम तो शुरू हो ही गया. सो ये रिलेट करती हैं आपस में. India is the example of the country that continues to have significantly high maternal mortality ratio compared to the comparable economy. रशिया से कंपेयर करो, चाइना से कंपेयर करो, ब्राजील से कंपेयर करो. खाली एक साउथ अफ्रीका है जो ब्रिक्स कंट्री में हमारे लिए एक फेस सेवर बन रहा है, नहीं तो पूरा का पूरा डोमेन पर आप देख रहे हो कि वी हैव गॉट वेरी हाई मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो. बात समझ में आई है? So higher maternal mortality ratio is because of higher reproductive rate, younger mothers, successive childbirth. तो ये तो कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को शो कर रहा है. अब इस डोमेन पर आप जज करेंगे. मुझे सबला क्यों चाहिए? सबला इज adolescent girls empowerment mission. I want adolescent girls to be empowered, not subjected to early marriages. It has got two constituents to it. Cent% union government sponsored non-nutritive. It is counseling, health checkup, folic acid tablets provision, sanitary napkin distribution, everything. And nutritive, which is identified to be one of the prominent promising project towards food security in the country, is 50:50 resource sharing. अब इसका लॉजिक क्या है? 11 to 15 years मिड डे मील स्कीम आपको 8th स्टैंडर्ड तक मिलता है. एज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन स्कूल इन आवर कंट्री इज वेरी इराटिक एंड इट गोज वेरी इराटिक व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स. तो आप 8th स्टैंडर्ड ले रहे हैं या 15 साल की उम्र ले रहे हैं, टिल 15 years if you are in school you are automatically entitled to midday meal scheme. But if you are out of school you are covered under sabla. hand raise कर दो. Take home ration, hot cooked meal for 11 to 15 years of the girls out of school. क्योंकि अगर आप इन स्कूल हैं तो आप ऑलरेडी एंटाइटल्ड है मिड डे मील के. एंड 15 साल के बाद तो मिड डे मील खत्म हो गया, तो 15 से 18 साल all girls. I think it makes the things easy. Why sabla is required? Because we want to reduce adolescent fertility rate. What will happen when the adolescent fertility rate will be reduced? Adolescent fertility rate automatically will reduce maternal mortality. Maternal mortality in India continues to be a challenging purview. I do see that there is a decrease in maternal mortality, but it is still high when I compare myself with comparable economy. Reason for maternal deaths are many, and each one of them is being targeted. नेशनल विमेन एम्पावरमेंट मिशन के अंतर्गत तो सिर्फ यही आएगा. और मातृ वंदना योजना का बेसिक लॉजिक क्या है? वेज लॉस कंपनसेशन. मातृ वंदना योजना इज मेकिंग फीमेल्स वेज लॉस कंपनसेशन with conditional direct benefit transfer. Condition number 1, female must be of the age 19 plus only for the first 2 live birth. Because maximum of the females are in unorganized, informal sector. I'm housemaid, I'm vegetable vendor, I'm working in the construction site, I'm not entitled to the labor right. Thus it becomes compulsory to me to come back to my job after the birth, not taking medically sound maternity leave. Matru Vandana Yojana aims at compensating the wage loss so that even in unorganized sector, females are provided with medically sound maternity leave. हैंड रेज करो. इसलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है. एमएमआर पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मातृ वंदना योजना के साथ साथ आप किस किस को इंक्लूड करते हो? आईसीडीएस को भी इंक्लूड करोगे और जननी शिशु सुरक्षा को भी इंक्लूड करोगे. जननी शिशु सुरक्षा इज अबाउट institutional delivery and ICDS is
from pregnant women to lactating mother to child till the age of 6 years. इनका डोमेन अलग है. They are not in the functioning domain of women empowerment mission. हमारे कंट्री में आज भी डिलीवरीज हाउस में होती है. अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर अवेलेबल नहीं है, कोई भी आपके पास पॉसिबिलिटी ऑफ मेडिकल से स्कूल और एक्सेट्रा नहीं है, एटलीस्ट इंश्योरिंग दैट ट्रेन्ड मिडवाइव्स आर डूइंग डिलीवरी, बिकॉज मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो का एक फैक्टर इन्फेक्शंस ड्यूरिंग डिलीवरी भी है. जननी शिशु सुरक्षा एम्स एट that we are aiming to ensure that all the deliveries, all the child birth is done in the health centers, in the institutes, or at least by the trained midwife. और ICDS की शुरुआत हुई थी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1970s में. तब हमने आंगनवाड़ीज एक्सेट्रा शुरू किया. इवेंचुअली रियलाइज किया कि लॉस अगर मदर के वूम में ही हो जाएगा तो बाद में पैचिंग करने से काम नहीं चलेगा. तो ICDS को हमने इनलार्ज किया. Pregnant women, nutritive diet, medicine support, lactating mother, nutritive diet, until the time child is of 6 years of age, because 6 years is the official age to enter in school, and 6 years में आपके पास मिड डे मील स्कीम आता है. तो MMR को रिड्यूस करने के लिए हमने 3 फोल्ड प्रोग्राम बना रखे हैं. इसी वजह से MMR रिड्यूस हुआ है. बात समझ में आई है? लेकिन नेशनल विमेन एम्पावरमेंट मिशन में सिर्फ मातृ वंदना योजना है. एंड व्हेन इट कम्स टू स्टेप, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज सपोर्ट टू ट्रेनिंग इन एम्प्लॉयमेंट. सो ट्रेनिंग, स्किलिंग फीमेल्स टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयबिलिटी. It marked up its beginning from agriculture. Now it is for service, manufacturing, all. We have added Mahila e-Heart to it. Electronic heart market. SBI provide कर रहा है आपको soft loan. IRCTC provide कर रहा है आपको logistic services. It is for all women entrepreneur, anything that they are producing, from the very basic processed food items to the handloom, handicraft, anything, you can create out the direct selling platform. Mahila e-Heart differs from Mahila Shakti Kendras because Mahila Shakti Kendras are only for village areas and Mahila Shakti Kendras are convergent support service provider. कन्वर्जेंट सपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर में स्किलिंग भी है, ई लिटरेसी भी है, न्यूट्रिशन हेल्थ काउंसलिंग भी है, सब कुछ है. इट्स अ कन्वर्जेंट सपोर्ट सिस्टम. सो इट इज अबाउट क्रिएटिंग एम्प्लॉयबिलिटी अमंग फीमेल्स. एंड प्रोटेक्शन के बारे में आपको पहले ही बताया. स्वधार गृह फॉर ऑल द फीमेल्स इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस. टेम्पररी सपोर्ट till the time you are generated of your economic capacity or till the time you are reunited with your family, anything of that sort. And we have mobilized Sakhi. It is one of the flagship programs under National Women Empowerment Mission. It is one-stop center where females can go for medical, police, legal counseling. Hand raise kar dijiye. Why India requires women empowerment? Because India is an excellent example of gender-based discrimination. आजकल बहुत लॉजिकल डिबेट चलता है ना. फेमिनिज्म is versus patriarchy. No. Patriarchy is versus matriarchy. Feminism is about equality. Equality. We should not be treated to be superior or inferior to each other. Because if there are certain organs that makes us different from each other, there are multiple organs which we are having the similarity of. Ultimately, we all are Homo sapiens. And that is where the requirement of changing the social conditioning is required. But that is altogether a debate that we can sit and keep on discussing. These are the factual things that should be kept in mind. I think this is comfortable. अब इसके साथ जब आप कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, आपने कॉम्पोजिशन में और कौन सा फैक्टर पिकअप करना है? एथनिक फैक्टर को. क्या हम उसकी तरफ चल दें? वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर तो क्वेश्चन बनना एकदम 100% लॉजिकल है. बिकॉज वी विल नॉट गेट द चांस टू टॉक अबाउट इट सेपरेटली.